इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अभी हमारे साथ में दो डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सीधा कॉल करके डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, और फेसबुक और ट्विटर पर भी आपकी जो भी कोविड रिलेटेड इश्यूज हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर्स के जरिए उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। सबसे पहले डॉक्टर कुमार गांधी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि MBBS MD हैं। इनके अलावा डॉक्टर तुलिका चंद्रा भी, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गांधी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपको एक पैटर्न सा कोई दिखाई दे रहा है कि लोगों में जो पिछले 15-20 दिनों से बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल था, चाहे वो रेमडेसिविर को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, अस्पतालों में बेड्स को लेकर हो, उसमें काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस आई है। लोगों को अब ज्यादा समझ में आने लगा है कि घर पर रहकर भी काफी हद तक इलाज किया जा सकता है। अगर आप उन 75-80% में हैं जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स हो या फिर असिम्टोमेटिक हो, वो घर पर रहकर ही बिना बेड ऑक्यूपाई किए, बिना ऑक्सीजन की होर्डिंग किए, बिना दवाइयों की होर्डिंग किए, पैनिक मोड में इलाज ना करें, बिना पैनिक मोड में आगे ना बढ़ें, ऐसा कोई एक्सेप्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है भी आम जनता में? डॉक्टर गांधी, आई थिंक आपने माइक अपना अनम्यूट नहीं किया, प्लीज। अब मैं बता सकता हूँ? जी जी, हाँ जी, ये है कि डेफिनेटली जो पैनिक लेवल था पब्लिक के अंदर वो काफी हद तक सेटल्ड है। काफी लोग अब समझ ये रहे हैं कि अगर मुझे बुखार भी आ रहा है, क्योंकि 10 दिन 12 दिन तक भी चल रहा है, तो जरूरी नहीं मुझे एडमिट होने की जरूरत है इसके अंदर। अगर मेरा SpO2 लेवल 92 अबाव मेंटेन है, तो मैं घर पे रह के बेड रेस्ट करके अपने आप को करके अच्छा खाना खा के अपना सेहत का डेफिनेटली सुधार कर सकता हूँ। ये एक चीज का बहुत बड़ा फर्क आया है। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को ये महसूस हुआ है कि ये चीजें अगर हम घर पे कर लेंगे, ना कि हमें रेमडेसिविर बचाना है, ना ही हमें घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, ना ही हमें घर पे एक मिनी ICU बनाने की जरूरत है। इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस 80 से 90% कैटेगरी में है जो कि बगैर इन चीजों के ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। यानी कि पैनिक लेवल घटा है और लोगों में एक ये उत्साह है, जिसको मैं उत्साह कहूंगा, कि उनको ये महसूस हो रहा है, सेल्फ बिलीव हो रही है कि यार मुझे बुखार है, आज 10वां दिन है, लेकिन मेरा टेस्ट लेवल मेंटेन है, तो मैं डेफिनेटली ठीक हो जाऊंगा। जो बेसिक फॉर्म है अब वायरस वो 9 दिन तक होता है, वो खत्म सा हो गया है। यानी कि डेफिनेटली अब मेरे सेहत में सुधार आ जाएगा। मैं अपने खान-पान का ध्यान रखूंगा, विटामिन C की टैबलेट को, विटामिन D, इसके अलावा विटामिन D की गोली लेता हूँ, तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। मुझे कुछ खास विशेष करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे घर के अंदर मिनी ICU बनाने की जरूरत है। ओके, डॉक्टर गांधी, एक प्रश्न मुझे आया है और मेरे जानने वाले हैं वो पूछ रहे हैं, आपसे कुछ क्वेरी लेना चाहते हैं, और साथ ही में बाकी दर्शक जो भी अभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज कोविड OPD, नंबर हम लगातार अपने स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर गांधी, मेरे एक मित्र हैं, वो पूछना चाहते हैं कि अगर गले में किसी प्रकार की खराश हो या फिर दर्द हो, लेकिन कोई और सिम्टम ना हो, ऑक्सीजन उनका 98-97 के आसपास मेंटेन्ड है, कोई फीवर नहीं है, कोई भी सर दर्द नहीं है, कोई और सिम्टम्स नहीं है, तो क्या उन्हें कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत है? देखिए, अगर कोविड टेस्ट हम कहते हैं तो ये भी मैं चाहूंगा कि डे 5 से पहले ना कराया जाए, क्योंकि डे 3 to 4 तक तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव आना ही नहीं है। यानी कि मुझे गले में खराश है, लेकिन इसके अलावा ना बुखार है, ना बॉडी है, ना कुछ है, तो 4 से 5 दिन में नियमित रूप से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम गर्म पानी के गरारे करूँ, थोड़ी लूँ, थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखूँ और अपने आप को आइसोलेट कर दूँ। अगर इन 4-5 दिनों में SpO2 लेवल मेरा 95 एंड अबव मेंटेन रहता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है कि हम कोविड टेस्टिंग के लिए जाए। अगर आपको अपने आप को मानसिक तौर से वो साबित करना है कि जी मैं RT-PCR पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई और सिम्टम नहीं है, खासकर बुखार और SpO2 लेवल अगर आपका मेंटेन्ड है, तो मैं नहीं राय दूंगा कि RT-PCR कतार में खड़े होने की जरूरत है। ओके, तो जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है। काफी ज्यादा
माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर गांधी कह रहे हैं कि रिस्क नहीं लीजिए, आरटीपीसीआर के भी फिलहाल नौबत आई नहीं है और बाकी चीज़ों की भी। लेकिन प्रिवेंटिव जो उन्होंने बातें बताई कि गर्म पानी से गरारे हों, 2-3 दिन वेट करके देखिए और ऑक्सीजन लेवल पर और विशेष तौर पर थर्मोमीटर पर ज़रूर ध्यान रखें। आप और भी लोग हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर गांधी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब फॉरेन से काफ़ी कुछ एड आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर लाखों की तादाद में विदेशों से लाई गई है। पिछले 3 दिनों में हमें एक पैटर्न दिखाई दिया था, 4 लाख के आंकड़े छू के अगले ही दिन 4 से नीचे गया, फिर लगभग 2.25 लाख के आसपास और 3.5 से थोड़ा ऊपर, 3.5 लाख से थोड़ा ऊपर, ऐसे 3 दिन का पैटर्न दिखा। लेकिन आज सुबह अचानक वापस नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। क्या ऐसे में ये एक अनप्रिडिक्टेबल सी वेव नज़र आ रही है कि आप कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन पर ये तय नहीं कर सकते या फिर इस तरह का इंडिकेशन नहीं कर सकते कि नंबर्स कम हो रहे हैं या फिर नंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं? कितने दिनों के एवरेज को देश को या फिर राज्य के स्तर पर ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि और बढ़ रहे हैं या और कम हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये पैटर्न के अंदर सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिनों को हमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए। संडे टेस्टिंग ओवरऑल कम होती है, यानी मंडे की सुबह जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो डेफिनेटली काफी कम आते हैं। तो इस चीज को ना देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि इन्फेक्टिविटी रेट क्या आ रहा है। वो 30% है, 32%, 27% है, 26% है। पहली सबसे जरूरी चीज इन्फेक्टिविटी रेट है, ना कि टोटल नंबर ऑफ केसेस है। दूसरा, जहां तक आपने ये पूछा कि कितने दिनों का स्टेट या पूरे कंट्री में रुख देखना चाहिए, तो मैं मानता हूँ मिनिमम 79 डेज का अगर रुख हम पकड़ते हैं तो उस पैटर्न को हम मान सकते हैं कि बढ़ने पे है या घटने पे है। जैसे ओके डॉक्टर गांधी, हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को सीधा वहां पर ले चलेंगे। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 89% हो गया है। आपको बता दें कि 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं अभी भी। बेंगलुरु, कानपुर, गुरुग्राम में केसेस बढ़े हैं और वहीं कर्नाटक, बंगाल, बिहार में केसेस बढ़े हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में कुछ केसेस कम हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पुणे, लखनऊ में केसेस कम हुए हैं और 18 से 44 आयु वाले लोगों को लगभग 6,71,000 लोगों को, 18 से 44 वर्ष वाले लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो रिकवरी रेट जाहिर सी बात है काफी एनकरेजिंग आंकड़े आए हैं, 89%। तो चलिए, इस बड़ी खबर के बाद में हम वापस अपनी इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी पर चलते हैं और हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं जो कि डॉक्टर गांधी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। देवधर जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं। देवधर जी, प्रश्न पूछिए अपना। कॉलर बोल रहा हूँ जी, कहिए। कह रहा हूँ कि मेरा लड़का 30 साल के है, उसको कोरोना पॉजिटिव निकला था जांच में। आज 14वां दिन हो रहा है, घर आइसोलेट हुए। इसको हमको दोबारा जांच कराना है, इसके लिए घर आके जांच करेंगे लोग कि हमको जाना पड़ेगा अस्पताल? हेलो, तो आप ये पूछ रहे हैं कि दूसरी बार जांच कराने जाएं कि नहीं जाएं? जाए नहीं, हमको घर आके जांच कर देंगे, हमको घर आके जांच करेंगे। कोई ऐसा कोई व्यवस्था है डॉक्टर साहब? देखिए, घर आके जांच करने वाले तो लैब बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। डॉक्टर गांधी, आप इनके समस्या का, दुविधा का जो उत्तर है वो देना चाहेंगे? क्योंकि एक बार तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, मुझे लगता नहीं है कि दूसरी बार उन्हें वापस करने की जरूरत है। देखिए देवधर जी, मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर SpO2 लेवल 90 से ऊपर, 92 से ऊपर, 42 से ऊपर ऑक्सीजन लेवल है और अगर उनको कोई बीमार नहीं है तो RT-PCR रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कई बार 2 महीने 3 महीने तक भी फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, यानी वायरस अपनी खत्म कर चुका है, फिर भी इसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। मरा हुआ वायरस की
RT-PCR पॉजिटिव दे सकता है, तो इसको कराने की जरूरत पड़ती है जब बुखार कंटिन्यू हो या पेशेंट की तबीयत में सुधार ना हो। अगर पेशेंट की तबीयत पूरी तरह से ठीक है, जो 30 साल के आपके बेटे, अगर उनको लग रहा है कि उनको सिवाय कमजोरी और कुछ नहीं है, बुखार नहीं है, ऑक्सीजन की लेवल 92% से ऊपर नहीं है, तो दूसरी बात जांच कराने की जरूरत पड़ती नहीं। चलिए देवधर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है और इसी तरह के कई प्रश्न, इसी तरह के कई जो दुविधा होती है, असमंजस की स्थिति होती है, वो कई लोगों को है और हम चाहेंगे कि जो दर्शक जिन्हें सिम्टम्स लग रहे हैं वो भी ज़रूर इन सारे दूसरे क्वेश्चंस को भी सुने, इन आंसर्स को भी सुने, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों और उत्तरों के बीच में आपको भी आपके कई प्रश्न और उत्तर मिल सकते हैं। अगर आज नहीं है ऐसी स्थिति तो हो सकता है कल आने वाले समय में हो, क्योंकि वेव काफ़ी बड़ी है, काफ़ी भयानक है और ऐसे में कोई शायद ही कोई देश में होगा जिसका कोई जान पहचान या फिर परिवार या रिश्तेदार में किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए भी सुनिए, समझिए और बाकियों को भी समझाएं। डॉक्टर गांधी, इससे पहले कि हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़े, जिस तरह से हमने देखा है कि अब जो ये वेव है, अब हम सरकार कह रही है कि तीसरी वेव भी इनएविटेबल है, वो आनी है, तय है। कुछ अंदाजे लगाने शुरू हो गए हैं कि अक्टूबर के आसपास ये थर्ड वेव आएगी। ऐसे में आपको कितना लंबा ये सेकेंड वेव जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या ये मई के अंत तक, अभी प्लेटू हो रहा है मुंबई में और बाकी जगहों पर, मतलब स्थिर हो गए हैं नंबर, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए लेकिन स्थिर हो गए हैं। ऐसे में आपको राष्ट्रीय स्तर पर ये नंबर्स कहाँ तक जाते हुए दिखाई देते हैं? क्या मध्य मई तक, मई के अंत तक, या फिर ये जून तक जाएंगे? देखिए, जिस तरह का पैटर्न चल रहा है उससे तो डेफिनेटली ये लग रहा है कि मई के अंत तक में, मई के 15 तक, मध्य मई तक ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मई के अंत तक में, मई एंड तक में डेफिनेटली ये प्लेटू या ये काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा, रिग्रेशन होना शुरू हो जाएगा। रहा सवाल थर्ड वेव का, थर्ड वेव हम अक्टूबर कह रहे हैं, कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर ऐसे प्रिजम्पशन है। मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को ये कहता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज दूसरी वेव हमारे पे इतनी ज्यादा घातक में क्यों आई है, इतना ज्यादा घातक क्यों है? क्योंकि हमने अपनी प्रिवेंशन लेना बंद कर दिया, मास्क लगाना हमने बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी, जो भी धार्मिक स्थलों पे जिन जगहों पे जा सकते थे सब लोगों ने ओवर क्राउडिंग की है। ये सब की वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो वायरस को रीएक्टिवेशन मिला है उससे ये ज्यादा घातक हो गया है। सेकेंड वेव इसलिए ज्यादा खतरनाक हुआ है। अगर हम अपना बचाव करते रहेंगे तो थर्ड वेव इतना घातक नहीं आएगा। सैनिटाइज योर हैंड, मेंटेन हेल्थ हाइजीन एंड डेफिनेटली वेयर मास्क। अगर ये चीज हम करते रहेंगे तो थर्ड वेव को भी हम सेकेंड वेव के साथ ही खत्म करने की पूरी उम्मीद करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप मास्क पहनेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी वेव हो, तीसरी हो या फिर 10वीं, किसी भी तरह की वेव से आप बच सकते हैं। और कोई भी वेरिएंट हो, ये बात मैं बार बार कई दिनों से लोगों से भी कह रहा हूं और डॉक्टर्स भी इसे कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कौन सी दवाई किस वेरिएंट पे कारगर होगी नहीं होगी ये आगे की बात है, लेकिन अगर आप डबल मास्किंग करके रख रहे हैं, वो भी ट्रिपल लेयर वाली, तो ये तय है कि कोई भी वेरिएंट आपको 95% चांसेस है कि छुएगा नहीं, आप बीमार नहीं होंगे। तो ये रामबाण इलाज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो कहावत कही जाती है विशेष तौर पर मेडिकल क्षेत्र में, इसे इस स्तर पर अपनाना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए मास्क जरूर पहने, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बना के रखें। डॉक्टर गांधी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फॉरेन से काफी कुछ एड आ रहा है, लाखों की तादाद में रेमडेसिविर आए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए, पर ये हम सबको जानना और समझना जरूरी है कि हम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहे हैं। डीआरडीओ से लेकर कई अलग अलग इंस्टीट्यूशन है देश की, वो ऑक्सीजन प्लांट्स बना रहे हैं। अब हॉस्पिटल्स को भी कई ज़्यादा समझ में आया है कि उनका खुद का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होना चाहिए ताकि वो SOS मैसेजेस न भेजते रहें राज्य सरकारों को और वो खुद ही आत्मनिर्भर रहें। ऐसे में आपको लग रहा है कि जिस तरह से केसेस लगातार एक्टिव केसेस का लोड बढ़ता जा रहा है, ऐसे में
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी किसी तरह से संभला हुआ है, ये कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक, कितने महीनों तक संभला रहेगा और चरमरा कर गिरेगा नहीं? डॉक्टर गांधी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं 1 मिनट आपको, हाँ जी जी हाँ जी, मेरा कहना ये है कि अगर हम पैनिक लेवल को कम रखेंगे, अगर हमें ये पता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास दवाइयां भी उपलब्ध हैं, इसकी भी उतनी किल्लत नहीं है, प्लस सबसे जरूरी चीज है कि मुझे ये महसूस है कि मुझे इन चीजों की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी सेहत उन 90% लोगों में है जिनमें मेरी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। मुझे इंजेक्शन, मुझे ना ऑक्सीजन की जरूरत है, ना मुझे आईसीयू बेड की जरूरत है। तो डेफिनेटली ये चीजें कहीं ना कहीं सुधार पे आएगी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपका वैक्सीनेशन का नंबर लगे तो आप डेफिनेटली वैक्सीन लगवाइए। अगर एक वैक्सीन भी लगी हुई है तो आपको डेफिनेटली 90 से 95% तक की सुरक्षा मिलेगी। तो अगर आपको बाय चांस संक्रमित आप हो भी जाते हैं तो उससे होने वाले घातकता जो है, इसकी जो सीवियरिटी है वो काफी कम रहेगी। आईसीयू में एडमिशन की जरूरत काफी कम हो जाएगी और एक मानसिक मनोबल बढ़ेगा। आपको लगी हुई है, आई विल नॉट और इससे काफी हद तक ओके। डॉक्टर गांधी, एक और प्रश्न आया है और वो प्रश्न ये है कि 16 महीने का एक बच्चा है, उन्हें 3 दिन से फीवर आ रहा है और दवाई दी है डॉक्टर के मुताबिक 3 दिन बाद, और 1 दिन फीवर नहीं आया, उसके बाद फिर से फीवर आ गया। उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है क्या? देखिए, सर्टनली हॉस्पिटल जाना है और पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलना बेहद जरूरी है। Okay. तो 16 महीने का बच्चा है, उसमें बुखार की बहुत सारी वजहें और भी होती है। इस वजह से भी बुखार 2-3 दिन में दवाई खाते उतर गया और अब फिर से आ रहा है। इस बच्चे में काफी हद तक और जांचें भी होगी, इसको कोरोना से बहुत ज्यादा किया जाए। जब तक पीडियाट्रिशियन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों के विशेषज्ञ होते हैं, जब तक वो ना सोचे और बीमारियों वो सारी, जब तक हम निष्काबू ना करते, यानी कि हम ये सब ना कर दें, बीमारियां नहीं है, वो सारा कुछ हॉस्पिटल के अंदर जाके ही हो सकता है। इसमें आप ये मत सोचिए कि हॉस्पिटल जाने से मेरे बच्चे को कोरोना हो जाएगा, कोरोना से बचाव कैसे करूं, क्या करूं। ये बच्चे को डेफिनेटली हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चे के डॉक्टर। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है 16 महीने के बच्चों को काफ़ी कुछ समझ में खुद नहीं आएगा और वो बहुत कुछ आपको इंस्टेंटली नहीं बता पाएंगे। ऐसे में चांस बिल्कुल ना लें और ज़रूर उन्हें अस्पताल लेकर जाइए और दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गांधी, आप हमारे साथ में जुड़े और इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में लोगों की मदद की, उन्हें सिम्टम्स समझने के लिए और क्या कुछ करना है